इद्दत के दौरान पुरस्रार वाक़या। बड़े हैं जैसे कहते हैं जी, रूह आती है घर पे और घर खाली नहीं छोड़ना चाहिए। शौहर की मौत के 15 दिन बाद बीवी की वफात। चेहरा फूल गया था, बहुत बुरी हालत थी उनकी, खून भी आ रहा था। 10वीं के ख़त्म पर खुला ये राज, सौतेली माँ तबई मौत नहीं मरी थी। सज्जाद साहब ने जब हमें बुलवाया तो CI सेंटर, तो उन्होंने बोला आपको पता है कि ये आपकी वालदा को मारा गया। रुखसाना के कत्ल के पीछे था किसका हाथ? एक चौंका देने वाला इंकशाफ। जिसमें वालिद साहब आराम फरमाते थे उसी कमरे में वो ज़मीन के ऊपर जो है वो लेटी हुई मुर्दा हालत में पाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुकर्रम कलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इंकशाफ। और आज टीम इंकशाफ पहुंची है कराची के इलाके शाह फैसल टाउन में, और यहाँ पर हम आए हैं रुखसाना नामी एक ख़ातून की स्टोरी को कवर करने। रुखसाना जिनका 2 जून को इंतकाल हुआ था और उनकी फ़ैमिली ने उनकी तदफीन कर दी, उनका जनाजा हुआ, सब कुछ हुआ। और जब तदफीन कर दी गई तो उसके बाद राज खुला कि रुखसाना की मौत तबई तौर पर नहीं हुई बल्कि उनको कत्ल किया गया है। ये राज कैसे खुला और इस कत्ल के पीछे कौन है, आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। आपको लेकर चलते हैं रुखसाना साहिबा के घर और मिलते हैं उनकी फ़ैमिली से। और ये जो बहुत ही मुख्तलिफ़ किस्म की कहानी है, इसके पीछे हक़ाइक़ क्या हैं, इसका खोज लगाते हैं। खोज लगाते हुए कई बार ऐसी सच्चाइयाँ सामने आती हैं जो नाकाबिले यकीन होती हैं, लेकिन सामने नज़र आने वाली हकीकत को हम भला कैसे झुटला सकते हैं। ये रुखसाना निसार है जो निसार अहमद की दूसरी बीवी थी। ये रुखसाना की सौतेली औलाद है। रुखसाना और उसका शौहर कराची के इलाके सरजानी टाउन में ज़ाती मकान में रिहाइश पजीर थे, जबकि रुखसाना के दोनों सौतेले बेटे और बेटी कराची के इलाके शाह फैसल टाउन में रहते थे। ये दोनों घर तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर हैं। सवाल यह है कि इस दूरी का किसने फ़ायदा उठाया? क्या सौतेली औलाद और माँ के बीच था कोई इख्तलाफ, या फिर किसी गैर ने बुजुर्ग खातून को अकेला देखकर चली कोई चाल? क्या शौहर की रूह से मिलने के लिए रुखसाना घर छोड़ने को नहीं थी तैयार? आखिर क्यों किसी को पता न चला कि रुखसाना तबई मौत नहीं मरी बल्कि उसका कत्ल हुआ है? रुखसाना की तदफीन के बाद थाना सरजानी टाउन की पुलिस पर खुला कौन सा राज? तहलका खेज इंकशाफात से भरा है आज का इंकशाफ। इस वक्त मेरे साथ रुखसाना साहिबा की फ़ैमिली मौजूद है। उनके बेटे इरफान ज़फ़र हैं, उनकी बेटी शाजिया हैं, उनके बेटे सुल्तान हैं, और इनसे सारी तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कितने बहन भाई हैं? हम 2 भाई हैं और 2 बहन हैं। आप सबसे बड़े हैं? जी हाँ, मैं सबसे बड़ा हूँ। आप क्या काम करते हैं? मेरा जो है गारमेंट्स का काम है। और आपके जो पेरेंट्स थे वो आपसे अलग रहते थे? जी हाँ, मेरे पेरेंट्स मेरे अलग से रहते। और कब से आप लोग अलग रहना शुरू हुए? मैं तो मतलब शादी जैसे होगी, बल बच्चे हो गए, फिर यहाँ पे कारोबार है, सारा कुछ है, तो इस वजह से भाई जो है वो शाह लतीफ़ में रहते हैं छोटे, इनका काम है पानी का, तो ये वहाँ पे होते हैं, मैं यहाँ पर होता हूँ। तो एक भाई शाह लतीफ़ में होते हैं, एक शाह फैसल में होते हैं, और जो आपके पेरेंट्स थे वो सरजानी में होते थे। और आपके वालिद का भी अभी रिसेंटली इंतकाल हुआ है? जी, वालिद साहब का पिछले महीने की 16 तारीख को हॉस्पिटल में, 9 तारीख को एडमिट हुए। उसके बाद फिर वो उनका मसला चलता रहा, बैटरी का प्रॉब्लम भी था, हार्ट उनका 20% काम करता था, फिर गुर्दों में इन्फेक्शन हुआ, फिर शुगर भी थी उन्हें, तो उस सूरत में फेफड़ों में पानी आने के बाद जो है उनको फिर तकरीबन 5-6 दिन तो इमरजेंसी में रहे। उसके बाद फिर वेंटिलेटर्स पे आ गए वो, तो 2 दिन वेंटिलेटर पे रहने के बाद तकरीबन 16 तारीख की रात में जो है, ये 15 या 16 तारीख की रात 16 अप्रैल को 2:30 बजे उनका जो है वो दुनिया फ़ानी से रुखसत फरमा गए। तो उसके बाद जो है ये वालिद साहब का वाक़या हुआ, और वालिद साहब के वाक़ये के बाद जो है हमारी वालदा साहबा इद्दत में थी वहाँ पे गुलशन सरजानी के अंदर। सवाल ये है कि अब जब ज़ाहिर बात है आपके वालिद और वालदा वहाँ पे तन्हा रह रहे थे, आपके वालिद का भी रिसेंटली इंतकाल हुआ, और उसके बाद आपने ये नहीं सोचा कि वालदा अकेली हैं, इद्दत में, तो उनको हम अपने पास ले आएँ? जी, वालदा हमारे पास थी, वालदा ने हमारे पास स्वयं करवाया। उसके बाद फिर उनका ये कहना था कि वालिद साहब का इंतकाल हुआ है, बड़े हैं जैसे कहते हैं जी, रूह आती है घर पे और घर खाली नहीं छोड़ना चाहिए। फिर नज़र न्याज का वो ज़रा सिलसिला ज़्यादा था उनका, उस तरफ रुझान ज़्यादा था कि मैं वहाँ पे पढ़ूँगी तो ज़्यादा, यहाँ पे बच्चे हैं, सारे फैमिली में आ रहे हैं जा रहे हैं, वहाँ पे मैं ज़रा ज़्यादा से ज़्यादा असाले सवाब के लिए कुरान शरीफ पढ़ लूँगी, और मैं ज़्यादा इस तरह मतलब घर खाली नहीं छोड़ूँ। अब उनका इंतकाल हुआ है तो मैं घर को, तो उनका ये मानना था कि अगर जिस घर में इंतकाल हुआ है अगर उस घर को खाली छोड़ दिया जाए तो फिर रूह वहाँ के देखती है, तो उसको एहसाले सवाब के लिए वो वहीं पढ़ती है कि मैं वहाँ पे वो तन्हाई भी होगी तो मैं ज़रा उनको एहसाले सवाब के लिए। मरे हुए शौहर की खातिर रुखसाना ने घर ना छोड़ा, ऐसे में कौन दुश्मन बन गया?
टीम इंकशाफ ने इस केस की तह में उतरने के लिए रुखसाना की शादी से किया इस तफ्तीश का आगाज़ के कहीं सगे सौतेलों की लड़ाई में रुखसाना को ना उतारा गया हो मौत के घाट। अब एक और बात भी थी कि ये आपकी सगी वालदा नहीं थी। जी जी। तो इनसे आपके वालिद की शादी कब हुई थी? इनसे हमारे वालिद साहब की शादी उस वक्त हुई कि हमारी वालदा को दिमाग में ट्यूमर था। तो हमारी वालदा को जब दिमाग में ट्यूमर था तो वो घर के मामलात को जिस तरह यहाँ एक आम औरत देखती उस तरह नहीं देख पाती थी। तो हमारी वालदा की हयात के अंदर ही माशाल्लाह ये आ गई थी, लेकिन उस पर कुछ अरसे बाद ही हमारी वालदा का ट्यूमर की वजह से डॉक्टरों ने जैसे जवाब दिया था। और ये कितने साल पहले की बात है? तकरीबन की शादी को तकरीबन 96 से पहले की बात है, कम से 96 से ही पहले की बात है। 25-30 साल हो गया, तकरीबन 25-30 साल कर से। शहज़ाब आप घर की बड़ी बेटी हैं, तो मुझे बताइएगा कि जब आपकी वालदा को, जो आपकी सगी वालदा थी, उनको जब ट्यूमर हुआ उस वक्त आप कितने साल की थी? मैं 12 साल की थी। 12 साल की। जब आपको ये पता चला कि आपकी वालदा को ब्रेन ट्यूमर हो गया है, और फिर ज़ाहिर बात ऐसे ही बता रहे थे कि फिर वो अपने काम वगैरह या नहीं सर अंजाम दे पाती थी आपकी वालदा, तो फिर आपके वालिद ने दूसरी शादी की। जो ये दूसरी शादी की थी वो आपकी वालदा की मर्ज़ी से हुई थी? जी। और वो कौन थी खातून? रुखसाना कौन थी? ये अब्बू की दोस्त थी, अब्बू की दोस्त की बीवी थी। अब्बू के दोस्त की बीवी थी। तो दोस्त कहाँ गए फिर? जी वो तो छोड़ कर चले गए थे उन्हें ना। अच्छा, उनके दोस्त की वाइफ थी लेकिन डिवोर्स हो गई थी, उनके दोस्त ने डिवोर्स दे दी थी उनको, रुखसाना साहबा को, तो फिर आपके वालिद ने उनको अपना लिया। जी। तो जब वो आई आपके घर तो उस वक्त आपकी वालदा हयात थी? जी। और उनका आपस में सलूक ठीक था? बिल्कुल सही था। और आप लोग एक ही घर में रहते थे? जी। तो होता है ना कि एक बड़ा एक स्टीरियोटाइप इमेज होता है कि सौतेली माँ का, कि सौतेली माँ आती है तो बच्चों पे जुल्म करती है, इस तरह की चीज़ें करती हैं। तो इस तरह का कोई ताल्लुक तो नहीं था ज़फ़र के साथ, सुल्तान के साथ, आपके साथ? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी थी वो, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और कभी कोई चपकलिश, किसी किस्म का कोई नहीं, मसला वगैरह नहीं हुआ? नहीं। क्या यही सच था जो टीम इंकशाफ को बताया गया, या दरपर्दा कहानी कुछ और भी थी? ज़रा गौर से सुनिएगा ये सारी रुदात। बड़ा अलमनाक है ये इंकशाफ। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि अच्छी भी थी, आप लोगों का ताल्लुक भी ठीक था, तो फिर इतना कम आना जाना क्यों था आपस में? आम रूटीन में जो ऐसा था कि उनका आना जाना इसलिए कम होता था कि एक तो उनका घर दूर था। हाँ। जब आती थी तो कभी 10 दिन या 5 दिन हमारे पास स्टे कर लिया, या जैसे इस पर हॉस्पिटल जाना है कार्डियो वाले साहब ने तो इधर आगे, फिर मैं उनको यहीं से लेके चला गया कार्डियो, क्योंकि सुबह आपको पता है वहाँ पर टोकन लेना पड़ता है, टोकन से ही नंबर मिलता है। तो वो आपके वालिद का सही ख्याल रखती थी? वालिद साहब का अल्हम्दुलिल्लाह, हम ज़्यादा खुश भी इसलिए थे कि जब हमारे वालिद साहब और वालदा खुश हैं तो हम नहीं चाहते थे कि हम बीच में आगे उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग ख़राब हो। हम चाहते थे जब वो हमारी वाइफ या हम हो के भी उनकी इतनी नहीं केयर कर सकते जितनी वो करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप से ज़्यादा कॉन्फिडेंस उन पर था कि उन्होंने माशाल्लाह इस अरसे में हमारे वालिद साहब की वो खिदमत की कि शायद हो सकता है कि हम औलाद होके भी नहीं कर सकते थे। तो उन आपके और रुखसाना साहबा की औलाद हुई आपकी? जी नहीं, उनकी कोई औलाद, उनकी कोई औलाद है। तो आपको ही अपने बच्चों की तरह समझते? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, जब भी वो आती थी बहुत अच्छे तरीके से हमारा एक वक्त गुजरा है, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। कभी सुतेले का और इस तरह का कोई ऐसा कभी मुवाजना नहीं पैदा हुआ, ना था ना हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है। क्योंकि हमारे वालिद साहब ने असल में तब होता कि या तो उनकी कोई औलाद होती तो उसमें कोई चकलसबाजी होती, या हमारे वालिद साहब उनके कोई हकूक़ पूरे ना करते, क्योंकि जब वो रही सेपरेटरी थी तो उनसे हमारे साथ से कोई तकलीफ़ थी नहीं। हमारी शादी, तीनों की शादी उन्होंने करवाई? हाँ, हमारी तीनों की शादियाँ हुई अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब अपने सेपरेट, जब से हमारी शादी हुई, मुझे अरसे 14-15 साल इस मकान में हो गए रहते हुए। जब शादी नहीं हुई तब भी मैं काम के सिलसिले में, जैसे मेरे बाज़ार जहाँ होते थे मैं वहीं पे गोदाम पे ही अपनी राइश वगैरह से रखता था, वहीं पे रहता था। तो हम नहीं चाहते थे कि हमारे आने जाने से कोई हमारे वालिद साहब या वालदा में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो। क्या वाकई मियाँ बीवी के बीच कभी कोई इख्तलाफ ना था? क्या कुछ ऐसा वक्त था जो रुखसाना ने कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया था? शौहर की वफ़ात के बाद क्या रुखसाना ने बनाया था कोई प्लान? क्या रुखसाना के सौतेले बच्चों के सीनों में छुपा है कोई राज? सुल्तान, आप सबसे छोटे हैं? जी। आपके साथ सलूक ठीक था रुखसाना साहबा का? कभी कोई मसला हो? छोटे बच्चों के साथ होता है कि नहीं, मेरा कोई ऐसा, वालदा के सही थे। वालदा बिल्कुल ठीक थी आपके साथ? आपकी शादी भी उन्होंने करवाई? जी। अच्छा। तो मुझे बताइएगा कि फिर आपको जब आपके वालिद का इंतकाल हुआ तो उस वक्त जब वालदा से मुलाकात हुई तो वालदा क्या कह रही थी? आगे वो क्या करने वाली हैं? हमेशा अकेली रहेंगी वैसे, या क्या उनका सिलसिला था फिर आगे? अकेला पसंद करती थी रहना। तो आप लोगों ने कहा नहीं कि अम्मी अब आप कैसे रहेंगी, अब्बू भी चले गए? वालिद साहब के पास मैं जाता रहता था, 15 दिन बाद, महीने बाद जाता रहता था। आप चक्कर लगा? मैं जाता था वालिद साहब। नहीं, लेकिन जब वालिद साहब भी चले गए अब उसके बाद वो अकेली रह गई बिल्कुल? तो 15 दिन के बाद उनका भी हो गया।
नहीं, लेकिन होता है ना कि एक जैसे ख़ानदान वाले बैठे हुए होते हैं, कोई फैसला करते हैं कि भाई अब आगे किस तरह सूरत हाल को लेकर चल रहे हैं। पहले तो चलो वालिद और वालदा दोनों साथ थे, अब वो इद्दत में भी हैं, अकेली भी हैं, तो फिर कोई लाहे अमल बनाया गया कि आगे क्या करना है, किस तरह से लेके चल रहे हैं। टेलीफोन पे बात हो जाती थी, ड्यूटी ऐसी है हमारी, मेरा जाना बहुत दूर का मसला होता था ना, ड्यूटी पर होना, 24 घंटे ड्यूटी होती, 24 छुट्टी होती। तो आप तीनों में सबसे ज़्यादा क्लोज़ कौन था उनके? ज़्यादा क्लोज में ही था वालिद साहब। ज़्यादा क्लोज़ आप ही थे। तो यानी अगर आप क्लोज़ होने के बाद आप 15 दिन 1 महीने बाद जाते हैं, ये तो फिर बहुत कम जाते होंगे। नहीं, मैं स्वयं के बाद गए, जो वालदा यहाँ से गई हैं उसके बाद मैं गया हूँ स्वयं के बाद ना, तो मिलकर आया हूँ। सही थी, अल्लाह का शुक्र है, कोई ऐसी बात ही नहीं थी। जैसा कि आपने भी पूछा कि आपके अजीज़ रिश्तेदार चचा भी थे, मामू भी थे, माशाल्लाह सारे बैठे हुए थे, तो बात वहीं पर आ गई कि उन्होंने कहा कि अभी मैं उस घर को 40 दिन तक कम से कम खाली नहीं छोड़ सकती जब तक हाजी साहब का 40वां नहीं हो जाता। ओके, वो आपके वालिद को हाजी साहब कह दिया? मतलब कि मैं वहाँ पे एक सामने ही रहते थे, जो वालिद साहब की बहन बनी थी, तो उन्होंने उनका ये जहन था कि मैं रोज़ाना बख्शिश के लिए जो पढ़ूंगी कुरान पाक वगैरह, इधर बच्चे हैं, जाहिर सी बात है, छोटे हैं, बड़े डिस्टर्ब होंगी, वहाँ पे अकेली होंगी, कुरान पाक की तिलावत भी जिस तरह वो करती थी, उनका मामूल था माशाल्लाह पढ़ने का, वज़ाइफ का। और फिर वो सामने ही एक वालिद साहब की एक बहन बनी थी, वो भी काफ़ी ज़ईफ़ुल उमर औरत थी, और वो उनके पास भी जाके उनको मतलब डेली मगरिब के टाइम मतलब फ़ोन करना, उन्होंने आना ले जाना, क्योंकि वो इद्दत में थी, वो तो बाहर ना निकलती थी, तो वो आती थी सामने वाली लेडीज़, और बाकायदा वो लेडीज़ रात में भी तकरीबन वालदा के साथ ही आके सोती थी। वो जो बुज़ुर्ग औरत हैं सामने रहती हैं, वो बड़े गरीब से लोग हैं, किराएदार हैं, जैसे चरपाई वगैरह लगा के लोग गली में चीज़ वगैरह सामान बच्चों की टाफ़ियाँ वगैरह बेचते, इस तरह की खातून है। तो वो बेचारी वो आती थी, वालदा के पास सोती थी, लेकिन उस दिन वो भी वालदा के पास इत्तेफाक ही नहीं, और उन्होंने ये सोचा क्या हो सकता है कि आज वो अभी तक मुझे नहीं बुला रही, क्या पता वो आज नहीं बुलाना चाह रही हूँ, अकेला सोना चाह रही हूँ। लेकिन जब यानी कि आपकी वालदा पड़ोस में से उस खातून को रोज़ बुला लिया करती थी, अकेली वो नहीं सोती थी कि लेकिन उस दिन उन्होंने नहीं बुलाया। उस दिन वो नहीं आई। उस दिन क्या हुआ, कैसे पता चला कि रुखसाना जिंदगी की बाजी हार चुकी है? शौहर की रूह का इंतजार करने वाली अकेली खातून के साथ पेश आया कौन सा अलमनाक वाकया? कैसे तबई मौत कत्ल की भयानक वारदात निकली, ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। इद्दत के दौरान पुरस्रार वाक़या। बड़े हैं जैसे कहते हैं जी, रूह आती है घर पे और घर खाली नहीं छोड़ना चाहिए। शौहर की मौत के 15 दिन बाद बीवी की वफात। चेहरा फूल गया था, बहुत बुरी हालत थी उनकी, खून भी आ रहा था। 10वीं के ख़त्म पर खुला ये राज, सौतेली माँ तबई मौत नहीं मरी थी। सजाद साहब ने जब हमें बुलवाया तो CI सेंटर, तो उन्होंने बोला आपको पता है कि ये आपकी वालदा को मारा गया। रुखसाना के कत्ल के पीछे था किसका हाथ? एक चौंका देने वाला इंकशाफ। जिसमें वालिद साहब आराम फरमाते थे, उसी कमरे में वो ज़मीन के ऊपर जो है वो लेटी हुई मुर्दा हालत में पाई। अब ये होता है कि आपको इतला कैसे मिलती है इरफान के हुआ क्या है? मैं इस वक्त जो है बच्चों के लिए बुक्स ले रहा था, पाकिस्तान चौक पे उर्दू बाज़ार में खड़ा था मैं। और क्या वक्त वहाँ पे तकरीबन 3:30 और 4 बजे का टाइम, दोपहर का टाइम था। और उससे पहले ये वाक़या रात को हो चुका हुआ था? ये वाक़या एक दिन पहले रात को हो चुका था। और आपको कोई इतला नहीं थी कि आपकी जो वालदा है वो किस हालत में? हमें कोई इतला नहीं थी। और ये जब फ़ोन आया वो भी इस तरह हुआ कि जब असर का टाइम करीब आया तो उन्होंने ये देखा कि अभी तक न्याज नहीं आई। डेली है जो एक कंडीशन है, वो खाना देती हैं रोज़ाना, और उसी घर में देती हैं जो औरत रात को सोती थी उनके घर पे देती थी। तो उनको एक अजीब सी वो महसूस हुआ कि ये तो मिस हो ही नहीं सकती। चलो वो उन्होंने मुझे नहीं बुलाया, एक अलग बात है। तो बुलाती कैसे, मुझे नहीं बुलाती वो कैसे? वो बुलाने का वाकया मौका ही नहीं मिल दिया उनको। जिस टाइम वो आना था उन्होंने 8:30 या 9 बजे। फिर अच्छा, उनको वो फिर जाती हैं खातून जो पड़ोस में होती हैं, फिर उनका फ़ोन आया वहाँ से, सामने एक सब्ज़ी वाला है, उनकी शॉप है, उनका फ़ोन आया, और मोहल्ले वाले हैं, कुछ अजीज़ व अकारिब भी वहाँ पे रहते हैं, रिश्तेदार, सबका फ़ोन आया कि भाई आप लोग पहुँचें। इस तरह में मतलब ऐसा हो रहा है कि अभी तक मतलब कल से कोई पानी जैसे धोती हैं, फ़र्श धोती हैं, पानी आता है बाहर, पानी भी बाहर नहीं आया है, और अभी न्याज का टाइम गुजर गया, वो भी नहीं आया। चलो फ़र्श आज नहीं कल धुल जाएगा, लेकिन न्याज तो मिस नहीं करती थी ना वो। न्याज तो डेली असर।
असल में, तो इसलिए वो घर भी नहीं छोड़ना चाह रही थी कि मैं 40वें के बाद आपके पास आऊँगी, यहाँ भी रहूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं 40वें तक अब्बू की जब तक रूह का मसला, 40वें तक हमारे में ये होता है कि 40वें तक रूह डेली आती है असर और मगरिब के दरमियान। आप लोग ये समझते हैं कि 40 दिन तक 40 दिन रूह रूह आती है और न्याज दी जाती है, जो चलता आ रहा है सिलसिला 40वां, जैसे स्वयं करते हैं लोग, फिर बरसी भी करते हैं, तमाम सिलसिले। अच्छा, फिर उसके बाद जी मैं यहाँ से निकला हूँ, पहुँचा हूँ तो तकरीबन। आपके उस जहन में क्या था, क्या हुआ? उन्होंने दरवाज़ा वगैरह नहीं बजाया, नॉक नहीं किया? सब कुछ किया तो वो खुला नहीं ना दरवाज़ा, तभी तो वो लोगों को, मोहल्ले वालों को, जिस वक्त मैं पहुँचा हूँ तो तकरीबन 40 से 50 के लगभग जो है वो गली की जो लेडीज़ हैं वो जमा थी, क्योंकि मोहल्लेदार हैं, एक दूसरे को सारे जानते हैं। फिर ये बुज़ुर्ग शख्सियत थी, इनके पास सबका आना जाना, जैसे बेटी बेटा बने हुए थे सारे, उस वजह से ज़्यादा लोगों की अकीदत भी थी, मोहब्बत भी थी। फिर किसी ने गली में आ जाना, किसी चीज़ के लिए आना, कोई चीज़ मांग लेनी, तो उन्होंने कभी मना नहीं करना, अल्लाह का दिया बार अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ थी उनके पास। तो फिर वो मतलब कि उन्होंने मुझे जब फ़ोन किया, मैं पहुंचा हूं, तो जब वहाँ पे पहुंचता हूं देखता हूं कि उधर 40 से 50 लेडीज़ हैं, तकरीबन 100-150 के करीब आदमी। फिर ऐसा वाक़या हो जाए तो आपको पता है कि लोग कितने जमा हो जाते हैं वैसी मौत। नहीं तो उस वक्त तक घर के अंदर कोई दाखिल हो चुका? नहीं जी, उस वक्त तक कोई नहीं दाखिल हुआ। उससे पहले एक दफ़ा मोबाइल आई थी, किसी ने कॉल की होगी इलाके से, तो वो आई, तो उन्होंने चढ़ने लगे, तो उन्होंने बोला नहीं हमने इनके बेटों को फ़ोन कर दिया, वो पहुंच रहे हैं। अभी आप ऐसे ताले वाले या ऊपर से नीचे से कहीं जाने की कोशिश ना करें, घर में पता नहीं कौन है क्या है, क्योंकि वो इद्दत में बैठी थी, लेडीज़ जाते तो आप रुक जाए, उनको बेटे को आ जाने दें। घर के अंदर क्या हुआ था अभी तक किसी को पता ना था, ताहम जब रुखसाना का बेटा पहुंचा तो हुआ एक अलमनाक इंकशाफ। फिर हमने जो शॉप बनी हुई है घर के साथ ही, उसका दुकान के साथ कॉन्टैक्ट है घर का, तो वो ताले तोड़े, ताले वाले को बुलवाया। फिर वहाँ से हमने जो वहाँ पे सेक्टर वाले जो लोग होते हैं, यूनिट बना हुआ है, और वहाँ पे जो कमेटी बनी हुई है अहले मोहल्ला की, उनको बुलवाया कि भाई अभी पुलिस को बुलवा लें। फिर बोला नहीं, हम पुलिस की ज़रूरत नहीं, हम अहले मोहल्ला के लोग सारे मौजूद हैं, आप ये ताला तोड़ें, कोई ऐसा मसला नहीं, हम सारे मौजूद हैं। तो उस वक्त 100-150 आदमी भी था, 40-50 औरतें भी थी। फिर ताले वाले को बुलवाया, ताले वगैरह तोड़वाए। जब हम अंदर, लेडीज़ जो अहले मोहल्ला जो औरतें थी वो साथ थी, 4-5, मैं था, 1-2 और अफराद, बुज़ुर्ग अफराद थे, हम उनके पीछे, लेडीज़ के पीछे। पहले उनको लेडीज़ को भेजा, ताकि इंसान है, पता नहीं कौन किस हाल में, क्या है क्या नहीं है। तो जब गई हैं तो जो कमरे में थे जिसमें वालिद साहब आराम फरमाते थे, उसी कमरे में वो ज़मीन के ऊपर जो है वो लेटी हुई मुर्दा हालत में पाई गई। ये होता है ना, ज़मीन पे आप बिस्तर पे नहीं, ज़मीन पे गिरे हुए हैं, या आप लेटी हुई है, लेटी हुई हालत में पाई गई। अच्छा, और उस आप उन अफराद में से जो सबसे पहले वहाँ पर पहुँचे? जी जी। तो आपने क्या देखा? वो एक लेटा हुआ इंसान एक डिफरेंट होता है, एक किसी को मर्डर करके लिटाया गया हो तो डिफरेंट होता है, तो आपको क्या फील हुआ? लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लगा, हमने तो यही समझा कि लेडीज़ जो थी मोहल्ले की, अहले मोहल्ला की लेडीज़, उन्होंने हाथ पकड़ के देखा, उन्होंने ही सबसे पहले हाथ लगाया, जो कोई अजीज़ व क़रीब भी थे, और मोहल्ले की लेडीज़ जब उन्होंने हाथ लगाया तो उन्होंने बोला इनकी तो मतलब ये तो काफ़ी देर की एक्सपायर हुई, और आहिस्ता ऐसा कुछ स्मेल सी भी होने लगी थी, क्योंकि वो कमरा पैक था और लाइट भी नहीं थी। आपको पता है इन इलाकों में, ये ओल्ड एरिया हैं, इनमें लाइट 2-8 घंटे नहीं होती है। हाँ। तो वो कमरा ऐसा था बिल्कुल पैक था, उसमें से कोई मतलब कि कोई मतलब रोशनदान कह लें या अपना खिड़की कह लें, ऐसा कोई एग्जॉस्ट नहीं था। आप ये कह रहे हैं कि वो कमरा मुकम्मल तौर पर बंद था, लाइट भी गई हुई थी, तो उसमें से एक स्मेल भी आना शुरू हो गई थी? जी, बॉडी में से स्मेल आनी शुरू हो गई थी। तो हमने सोचा मे भी वालिद साहब का रिसेंटली इंतकाल हुआ, और वालिद साहब से उनकी मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा थी, ना वालिद साहब उनके बगैर रहते थे, ना वो वालिद साहब के बगैर रहती थी। हालांकि उम्र का एक हिस्सा गुजर गया था, लेकिन उनके अंदर बड़ी अंडरस्टैंडिंग थी माशाल्लाह। हम क्यों झूठ बोलेंगे, हमारी वालिद साहब बात को रद्द कर सकते थे बहन भाइयों की, लेकिन उनकी बात को रद्द नहीं करते थे, बहुत अंडरस्टैंडिंग में थे माशाल्लाह। हमने ये सोचा कि यार ये ज़ाहिर सी बात है, कोई दिमाग में इनका ऐसा ख्याल आया हो मे भी, या रात में सोते सोते में इनको अटैक हो गया हो, या ब्रेन हैमरेज हो गया हो, कोई ऐसा वाक़या हुआ हो। तो हमारे आपको लगा कि तबई मौत? हाँ, तबई मौत है, और हमारी किसी से गली में कोई रंजिश नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई ख़ानदानी किसी से लड़ाई नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम होता है ना तो इंसान इस तरफ जहन माइल होता है। लेकिन हमारे वालिद साहब का उधर किरदार ऐसा है कि मोहल्ले अहले मोहल्ला में आप जब भी जाएँ तो उनसे पूछें, वो लोग रो रहे हैं अभी तक। किसी के साथ कोई दुश्मनी ना थी और बज़ाहिर लाश पर कोई निशान भी ना था, तभी वुरसा ने इसे तबई मौत समझकर तदफीन कर दी। लेकिन 10वीं के ख़त्म के रोज़ कैसे हुआ एक चौंका देने वाला इंकशाफ। शौहर से बेपनाह मोहब्बत करने वाली रुखसाना इद्दत के दौरान कैसे हुई पुरस्रार तौर पर हलाक, ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
इद्दत के दौरान पुरस्रार वाक़या। बड़े हैं जैसे कहते हैं जी, रूह आती है घर पे और घर खाली नहीं छोड़ना चाहिए। शौहर की मौत के 15 दिन बाद बीवी की वफात। चेहरा फूल गया था, बहुत बुरी हालत थी उनकी, खून भी आ रहा था। 10वीं के ख़त्म पर खुला ये राज, सौतेली माँ तबई मौत नहीं मरी थी। सज्जाद साहब ने जब हमें बुलवाया तो CI सेंटर, तो उन्होंने बोला आपको पता है कि ये आपकी वालदा को मारा गया है। रुखसाना के कत्ल के पीछे था किसका हाथ? एक चौंका देने वाला इंकशाफ। जिसमें वालिद साहब आराम फरमाते थे उसी कमरे में वो ज़मीन के ऊपर जो है वो लेटी हुई मुर्दा हालत में पाई। अब आपने फिर उसी रात तदफीन कर दी? नहीं जी, उसी रात हमने तदफीन नहीं की। उस वक्त जो है हम जो है सर्द खाने लेके, क्योंकि रात को जब हम वहाँ से लेकर आए तकरीबन हमें 8:30-9 ईशा का टाइम निकल चुका था। और हमने ये सोचा कि अभी जो है कोई मतलब जो अजीज़ व क़रीब हैं जहाँ जाएँ वो नहीं पहुँच सकेंगे, तो हमने ये सोचते हुए कि सर्द खाने में रखवाया उनको। सर्द खाने में रखवाया तो उसके बाद हमने ये भी सोचा कि कल अगला जुमे का दिन है, माशाल्लाह उसमें नमाजी भी ज़्यादा होंगे। नमाज ज़ोहर जुमे की नमाज़ के बाद बड़ा जनाजा भी हो जाएगा माशाल्लाह। और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते फिर हमने ज़ोहर का टाइम रखा है ताकि तमाम लोग जो हैं रात में 11, 8, 9, 10 का टाइम हो गया था हमें पहुँचने पहुँचते, तो इस टाइम नामनासिब सादा कब्रस्तान के इंतज़ाम करना, कब्र वाले को ढूंढना, कब्र खुदवाना, जगह का सारा एक प्रोसेस होता है। साहब अब तदफीन से पहले गुस्ल दिया जाता है डेड बॉडी को, अब ख़वातीन ही देती हैं, तो उस वक्त किसी को पता चला कि कोई तशद्दुद के निशानात उनके ऊपर थे या कोई ऐसी चीज़ जो गुस्ल देने वाली खातून ने उन्होंने आपसे जिक्र किया हो? मैंने तो देखा नहीं, छोटी बहन है वो बता रही थी मुझे, तो कहेंगी चेहरा फूल गया था, आँखों में आँखें वो थोड़ी ना यानी काफ़ी बड़ी बड़ी, हाँ जी बाहर आ गई थी, दाँत हैं भी वो भी बाहर आ गए थे, इस तरह यानी बहुत बुरी हालत थी उनकी। तो बताई थी खून भी आ रहा था काफ़ी ना, तो यही था, कहेंगे बहुत बू आ रही थी उन। घर वालों ने यही समझा कि चूंकि लाश काफ़ी देर तक बंद कमरे में पड़ी रही थी तभी लाश की ये हालत हुई। यही वजह थी कि पोस्टमार्टम करवाए बगैर तदफीन कर दी गई। लेकिन 10वीं के ख़त्म के मौके पर बुरसा पर एक नाकाबिले यकीन इंकशाफ हुआ। फिर एक राज अफशा होता है जी। वो क्या होता है? एक नया राज खुलता है और आपको पता चलता है कि आपकी वालदा जो है उनका जो आप समझ लें कि ब्रेन हैमरेज या उनको दिल का मतलब हार्ट अटैक हुआ है, तभी मौत से उनका इंतकाल हुआ है। आपको पता चलता है कि ये एक पूरा प्लान्ड मर्डर था? नहीं, हमें नहीं पता चलता। हमें ऐसा होता है कि मैं इस जगह इत्तला मिलती है इत्तला, मैं इसी कमरे में बैठा था जहाँ आप बैठे हुए इस वक्त, तो नमाज जुमरात का दिन था और वो उनकी पहली जुमरात थी और हम ठीक, एक हफ्ते बाद, हाँ एक हफ्ते बाद जो पहली जुमरात आती तो हम उस पर न्याज करते हैं कि भाई वो 10वां हो गया समझो। तो उसमें हम न्याज का प्रोग्राम हो रहा था, बैठे हुए थे, दुआ कर रहे थे, तो एकदम फ़ोन आता है कि कोई बोलना जी मैं CI सेंटर से ASI सज्जाद बात कर रहा हूँ। वालेकुम जी, आप इरफान बात कर रहे हैं? जी हाँ मैं इरफान बात कर रहा हूँ। आपकी वालदा का पिछले दिनों उधर इंतकाल हुआ है सरजानी। मैंने तो बिल्कुल हुआ है। बोला आपको जो है ना हमारे साहब बुला रहे हैं और आपको CI सेंटर आना पड़ेगा। मैंने सर मैं तो अभी नहीं आ सकता, अभी न्याज दिल रही है, न्याज वगैरह देने के बाद जो ये लोग आए हैं एहतमाम किया हुआ न्याज का, इनसे फारिग होकर ईशा की नमाज़ पढ़ के मैं आ सकता हूँ। तो आपने कहा सज्जाद साहब ने कि आपने आना लाजमी है, बेशक आप किसी टाइम भी आपने आना लाजमी है। जब मैं तकरीबन वहाँ पे पहुँचता हूँ, तकरीबन 9:30 या 10 बजे के टाइम पहुँचता हूँ, तो सज्जाद साहब मिलते हैं मुझे, बोलते हैं अभी आप रुक जाएँ, हमारे अफसर जो हैं शबीर हुसैन साहब जो SHO हैं वहाँ की, DSP हैं जो भी हैं गालबन, वो आ रहे हैं, तो वो अभी तक नहीं आए थे, वो कहीं लेट हो गए, किसी प्रोग्राम में थे। तो मैंने बोला यार वो तो बहुत लेट होते जा रहे हैं, 12 बज गए, क्या बात है आपने हमें बुलवाया? बोला यार आपकी वालदा जो रहती थी आपकी, उन्होंने पूछना शुरू कर दिया आपकी वालदा कोई सोने की भी चीज़ पहनती थी? मैं जी हाँ सोने का लॉकेट था, लेकिन वो इस दौरान इद्दत में उन्होंने उतार के रखा हुआ था या गले में था, मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है। और बाकी सोने की उनके पास चूड़ियाँ भी थी और सोने की अंगूठी भी थी, सोने के बालियाँ भी थी, इस तरह का सामान था। और भी घर के अंदर जैसे वाले साहब हैं, कोई चेक बुक्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई कैश है घर में, जैसे आम घरों में पड़ा होता है। तो मैंने वो तमाम चीज़ें तो घर में एक ज़रूरत की चीज़ें होंगी। बोला आपको किसी चीज़ का इल्म? मैंने बोला मेरे को तो जितना इल्म था मैंने आपको बता दिया। तो बोलना का आपको पता है कि आपकी वालदा को आपने किस तरह कह दिया आपकी वालदा? मैंने बोला यार हमने सोचा कि हमारी वालदा को ये अटैक हुई है, ब्रेन हैमरेज। ना ये हार्ट अटैक था और ना ही ब्रेन हैमरेज। बुरसा को बताया गया कि रुखसाना तबई मौत नहीं मरी, बल्कि एक जल्लाद ने उसे उतारा है मौत के घाट। सज्जाद साहब ने जब हमें बुलवाया तो CI सेंटर, तो उन्होंने बोला आपको पता है कि ये आपकी वालदा को मारा गया है और वो जो आपकी वालदा का जो बेटा बना हुआ था। मेरा कौन सा बेटा? बोला ये। वो जब आया तो मैंने बोला ये तो मुझे कल मिला है और इसने तो घर के जनरेटर्स वगैरह वालदा ने इससे सेल आउट कराया कि बेटा इनकी। और ये कौन था जो कल मिला था? क्या नाम है इसका? अरशद नाम।
अरशद नाम है, अरशद नाम। अरशद जो था वो आपके वालिद और वालदा का मुंह बोला बेटा बेटा बना। बेटा बना। और वो उस इलाके में मुकीम था। उसी वो क्या इलाके करता में था? जी सर, वालिद साहब का घर था, उससे 7 घर छोड़ के उनके ससुर साहब का घर है, उसमें वो रहता था और वो कलर का काम करता था। अच्छा और उसने हमारे घर पे कलर भी वालिद साहब ने करवाया है उससे। अच्छा यानी कलर के दौरान वो आता रहा और उसने मेरे जो समझता हूँ, जैसे उसने ये वाक़या किया तो अब ये समझ में आता है कि उसने जब कलर वाला होता है या कोई बेसन आता है घर में काम करता है तो वो घर की कोई चीज़ उससे छुपी नहीं रहती, यहाँ हो जाती है। हाँ, तो वो पड़ोस में रहता था और रंग करने के लिए आपके घर में पेंट करने के लिए आया आपके वालिद और वालदा के घर में, और वहाँ पे उसने सारा अपना एक प्लान बना लिया। जी। और उसके बाद उसने एतमाद हासिल किया आपके वालिद और वालदा का, जी। और उनका बेटा बन गया। और जैसे कि आपने बताया कि वो बहुत शफीक थे, बहुत नेक थे आपके वालिद और वालदा, तो वो पूरी गली के लोग उनको वैसे ही रिस्पेक्ट बाबा देते थे। अम्मा बाबा अम्मा बाबा सारा इलाका कहता था, तो वैसे ही उसने भी अम्मा और बाबा कहना शुरू कर दिया। लेकिन इसका प्लान कुछ और था। जी, इसके जहन में कुछ और इसके था। जहन में कुछ और। मुल्ज़िम अरशद के जहन में क्या चल रहा था? पुलिस को कैसे पता चला कि यह तबई मौत नहीं थी, बल्कि इस जल्लाद ने बुजुर्ग खातून को उतारा था मौत के घाट? कैसे रंगसाज ने मुंह बोला बेटा बनकर चली भयानक चाल? पुलिस को दिए गए वीडियो बयान में कातिल ने किया कौन सा हौलनाक इंकशाफ? मुझसे गलती से ये गलती हो गई है। ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। इद्दत के दौरान पुरस्कार वाक़या। बड़े हैं जैसे कहते हैं जी, रूह आती है घर पे और घर खाली नहीं छोड़ना चाहिए। शौहर की मौत के 15 दिन बाद बीवी की वफात। चेहरा फूल गया था, बहुत बुरी हालत थी उनकी, खून भी आ रहा था। 10वीं के ख़त्म पर खुला ये राज, सौतेली माँ तबई मौत नहीं मरी थी। सजाद साहब ने जब हमें बुलवाया तो सीआईए सेंटर, तो उन्होंने बोला आपको पता है कि ये आपकी वालदा को मारा गया। रुखसाना के कत्ल के पीछे था किसका हाथ? एक चौंका देने वाला इंकशाफ। जिसमें वालिद साहब आराम फरमाते थे उसी कमरे में वो ज़मीन के ऊपर जो है वो लेटी हुई मुर्दा हालत में पाई। अच्छा, अब ये बताएं कि पुलिस कैसे पहुंची कि ये कत्ल है और उन्होंने कैसे अरशद को पकड़ा? वो ये था कि इस लड़के ने बकौल उनके जो सीआईए वालों ने जो उनसे तफ्तीश की, उन्होंने जो बताया कि इसने किसी शख्स से जाके, उसका भाई कोई सिक्योरिटी गार्ड में होता है, कोई लड़का है उसका भाई सिक्योरिटी गार्ड में होता है, वो इसका कहीं दोस्त था, उससे जाके इसने पहले पिस्टल मांगा है कि मुझे पिस्टल चाहिए, मैंने कोई मारना है किसी को। अच्छा। मुझे पिस्टल चाहिए, मुझे किसी को मारना है। उसने बोला मैं पिस्टल नहीं दे सकता हूँ, भाई का पिस्टल है। उसने बोला भाई तो सोया होता है, ड्यूटी कर कर आता है, आप मुझे दे देना, उस दौरान मैं आपको काम करके दे दूँगा तो वापस उधर ही रख देना, उसको क्या पता चलेगा, वो तो सोया होता। तो जो आप बोलोगे मैं मतलब उसके साथ इसने क्या बात की, मतलब पिस्टल मांगा उससे। अब जब ये वाक़या होता है तो वो शख्स, ज़ाहिर सी बात है वो भी उसी मोहल्ले का है, तो उसको कुछ ऐसा महसूस हुआ कि यार इसने मुझसे पिस्टल भी मांगा और ये वाक़या भी इस तरह हो गया अचानक, और इस तरह डेड बॉडी भी निकली है, तो उसका कुछ गुमान इस तरफ गया कि इसकी तरफ इसने मुझसे पिस्टल मांगा है। तो उसने जो है मेरे ख्याल में सीआईए वालों को इन्फॉर्म किया है और उन्होंने उस पे बेस पे इसको। यो मुल्जिम की गिरफ्तारी के बाद सामने आई वो दर्दनाक हकीकत जिसने अहले मोहल्ला को हिला कर रख दिया। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जाय वक़ुआ पर, उस घर के सामने जहाँ पर 12-13 साल से निसार साहब अपनी बीवी रुखसाना के साथ मुकीम थे। आपको पता है कि अप्रैल में ही उनका इंतकाल हुआ था दिल का दौरा पड़ने की वजह से। उसके बाद कुछ ही दिनों बाद जब इनकी नागहानी मौत हुई रुखसाना की, तो पहले तो फैमिली ये समझी कि ये तबई मौत है, लेकिन बाद में सीआईए ने खोज लगाया कि तबई मौत नहीं थी, बल्कि उनको कत्ल किया था, पूरा प्लान मर्डर था। और ये मैं दिखा दूँ कि ये उनका घर था और अक्सर वो दोनों मियाँ बीवी जो हैं वो शाम को यहाँ बैठा करते थे, नज़र न्याज बहुत ज़्यादा करते थे और नमाजी परहेज़गार थे, तो सब लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। गली मोहल्ले में गुजरने वाले जितने भी अफराद हैं वो उनसे बेपनाह मोहब्बत करते थे, गुजरते हुए उनसे सर पे हाथ फिरवाते थे, उनसे दुआएं लेते थे। तो इस तरह का उनका रवैया था सारे मोहल्ले वालों के साथ। और जब ये सारा वाक़या हुआ उसके बाद पूरे अहले इलाका ही बहुत अपसेट थे, बहुत परेशान थे कि आखिर इतने अच्छे इतने नेक ये जो दो फ़र्द थे इनके साथ ऐसा क्यों हुआ। खैर उनकी तो तबई मौत हुई थी निसार साहब की, लेकिन जो रुखसाना साहबा के साथ हुआ वो बहुत ही भयानक था। और ये वो सामने वाला घर है जिसमें वो खातून रहती थी जो अक्सर रात में उनके साथ सोया करती थी।
और रोज़ 8 बजे तकरीबन शाम को वो रात को फ़ोन करती थी उनको रुखसाना साहिबा कि आप आ जाओ मेरी तरफ। जिस रात ये वाक़या हो उस रात उनके आने से पहले ही अरशद घर में जाता है और फिर जिस तरह से अभी हमने आपको बताया कि वो घर में जितना भी कीमती नकदी थी, कीमती सामान था, जेवरात थे, वो सब वो वहाँ से चोरी करता है और गला घोंट के रुखसाना साहिबा को मार देता है। ये बिल्कुल तकरीबन समझ लें मगरिब और इशा के दरमियान का वक्त है। अब ये जो खातून है जो सामने रहती हैं बूढ़ी खातून, वो ये सोच रही थी कि आज मुझे रुखसाना ने फ़ोन नहीं किया, हो सकता है वो अकेले टाइम गुजारना चाह रही हो और इस वजह से उन्होंने भी कोई कोशिश नहीं की कि मैं जाके उन्हें तंग करूँ। उन्होंने यही सोचा कि हो सकता है कि आज भी आज उनका मूड ना हो मेरे साथ मिलने का, तो लेकिन उनको ये नहीं पता था कि अंदर घर में जो है उनका कत्ल किया जा चुका है और डेड बॉडी जो है वो कमरे के अंदर मौजूद है। अब उसके बाद अगला पूरा दिन गुजर जाता है और ठीक उनकी एक जब से उनके हस्बैंड का इंतकाल हुआ था वो हर रोज़ एक चीज़ करती थी कि असर के टाइम पे वो न्याज जो है वो भिजवाया करती थी कुछ घरों में और ये उसके बाद से उनकी रूटीन थी और उन्होंने कहा था कि 40 दिन तक मैं लाजमी ऐसा करूँगी। अब जो सामने वाली खातून है उनको उस वक्त थोड़ा सा तशवीश हुई कि अभी तक उन्होंने न्याज क्यों नहीं भेजी, असर भी का टाइम भी गुजर गया और मगरिब का टाइम भी हो गया, दरवाज़ा वगैरह बजाया, कोई दरवाज़ा भी नहीं खोल रहा था। तो उसके बाद फिर इन्होंने जो अहले इलाका हैं जो जानने वाले हैं उन्होंने फिर ज़फ़र साहब को फ़ोन करना शुरू किया, फैमिली वालों को फ़ोन करना शुरू किया कि भाई आके देखें क्या हुआ है। और फिर जब ये लोग यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पे मजमा लगा हुआ था और बाकी कहानी हमने आपको सारी बताई कि फिर जब बाद में सारा मामला खुला तो पता चला कि उनकी तो मौत अंदर हो चुकी है और फिर जैसे तदफीन हुई और फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा इंकशाफ हुआ वो ये हुआ कि वो तभी मौत नहीं है बल्कि उनका प्लान मर्डर था। यह है वो जल्लाद जिसने इंतहाई बेरहमी के साथ रुखसाना को उतारा मौत के घाट। लेकिन क्यों? जब पुलिस ने इस जल्लाद से किए सवालात तो उसने अपने वीडियो में दिए हैरान कुन जवाबात। एक हफ्ते पहले की बात है, तो अम्मा से मैंने पैसे लिए थे 10,000 रुपये, अम्मा ने नहीं दिए और अपनी गुर्बती में आके मैंने ये अम्मा के साथ काम करा है। क्या काम करा है? मैंने अम्मा का गला दबाया था। क्यों? मेरी गुर्बती थी, मेरी मजबूरी थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, खर्चा नहीं था, मकान का किराया था था। तो उसका मतलब मार देगा उसको? सर मुझसे ये तो गलती हुई, ये मैं गलतियाँ मना कर रहा हूँ, मुझसे गलती से ये गलती हो गई। तो खातून का नाम क्या था जिनको मारा है? हाँ, उनका नाम से इतना वाकिफ नहीं हो सर। तो फिर तो इतनी ज़्यादा पुरानी बात नहीं। तेरी गली में रहती है? जी तेरी गली में रहती है जी। अंदाजन कितने दिन हो गए इसको? हफ्ता हुआ है। 1 हफ्ता हुआ है। जी तो तेरे को जरा भी शर्म नहीं आई तूने ये काम सर, किया? मुझे शर्म बहुत आई सर, मैं करने के बाद बहुत ज़्यादा। उसका सोने का लॉकेट किधर है अम्मा का? एक वो इतना सा लॉकेट है। हाँ, वो कहाँ है? वो मैंने अपने घर में जाके फेंक दिया था सर। क्यों फेंक दिया था? मैं डर के मारे सर, वो कहाँ फेंका है? डर गया था बहुत ज़्यादा, अलमारी में फेंक दिया था। इतना सा पर्स है मेरी बेटी का, छोटी वाली का, उसमें डाल के फेंक दिया था मैंने। तो कितने बच्चे हैं तेरे? मेरे 2 बच्चे, एक बेटी एक बेटा है। तो किराए के मकान में सर मैं रहता हूँ। मेरे घर में भी हालात इस तरह के, ना राशन है ना कुछ, इस तरह के हालात आ गए थे बहुत ज़्यादा। तो तू ये काम करेगा इस तरीके से? तू अपने बच्चों का पेट पालेगा? सर कत्ल करेगा तू पेट पालेगा? हमारे साथ इस वक्त साद मौजूद हैं। साद, क्या कहती है पुलिस की तफ्तीश और CIA इस मामले तक कैसे पहुंची और कातिल कैसे सामने आए, कैसे इंसान के बारे में जिसको लोग दफना चुके थे कि तभी मौत हुई है उनकी? जी बिल्कुल, CIA की जानिब से शबीर हुसैन हैं जो CIA के ऑफिसर हैं। CIA और SIO मुख्तलिफ तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं, तो उसमें ये क्रिमिनल गिरफ़्तार हुआ था 7-8 जून को जो है इसी गिरफ़्तारी अमल में आई थी और ये मुख्तलिफ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था, जिसमें ये ATM से निकलने वाले जितने भी शहरी होते थे उनको लूटमार करता था और दीगर मुख्तलिफ तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इसका पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड निकला। जब CIA के जो ऑफिसर हैं शबीर हुसैन, उन्होंने गिरफ़्तार किया तो ज़ाहिर उसके बाद इंटरोगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है और उससे जब इन्वेस्टिगेशन करना शुरू की तो जो ये एक नॉर्मल डेथ, ये ऐसा वाक़या लग रहा था कि एक नॉर्मल नेचुरल मौत है, तो वो वैसा नहीं था। उसके बाद जब केस खुलता गया तो उसने एतराफ़ किया कि मैं वहीं का रिहायशी था इतने टाइम से। उसने सारी चीज़ें जो हैं वो पुलिस के सामने एतराफ़ किया कि क्या ये तो नहीं था कि पुलिस ने कहीं पकड़ा और CIA ने कहीं पकड़ा और उसके पास से बरामदगी हुई हो जेवरात वगैरह की चीज़ों की, जिससे पुलिस को शक हुआ हो कि भाई ये तुमने किससे चुराए हैं, कहाँ से तुम लेके आए हो, तो वहाँ पर मामला खुला हो कि ये जो है ये इनके साथ हुआ है? बिल्कुल, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ कि इसको जब इससे इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो इसने बताना शुरू किया और वहाँ का जो अभी जैसे इनके बेटे ने भी जिक्र किया, वहाँ एक गार्ड था, सिक्योरिटी गार्ड, जिससे इसने ख्वाहिश जाहिर की थी कि मुझे अपना जो असला है वो आप दें, मैं इस्तेमाल करने के लिए। तो उसके बाद एक वो चीज़ भी थी, प्लस इसने जो है बेसिकली ये काफ़ी टाइम से ऑब्जर्वेंस में था। ये रुखसाना बेगम जो थी वो जहाँ रहती भी थी उनसे काफ़ी टाइम से उनको ऑब्ज़र्व कर रहा था, रेकी कर रहा था कि इनके पास जितनी चीज़ें हैं तनहा रहती हैं, तो मैं इनको जैसे ही मुझे मौका मिले
वो चीज़ें अपने कैप्चर कर लूँ। उसने वही काम किया कि जब उनके शौहर की डेथ हुई और उसको जैसे ही मौका मिला, जनरेटर के सेल आउट का भी तकादा था, क्योंकि पुलिस का भी कहना है कि उसने अपने बयान में भी ये कहा है कि वो जब पैसों का लेन देन कर रही थी तो इसने अपने शो किया कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने उनको कत्ल कर दिया। दूसरा इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनके घर से जितनी चीज़ें बरामद हुई हैं वो अभी तक इनकी फैमिली को नहीं दी गई, और वही फैमिली का इनका ये है पॉइंट कि जो रिकवरी हुई है पुलिस ने बड़ी ज़बरदस्त कार्रवाई की है इसके ऊपर, लेकिन उसके बाद ये है कि इसकी जो रिकवरी है वो अभी तक उससे बरामद नहीं है, और उसका एक भाई है जो अभी फ़रार है, वो अपनी जायबको पे रिहाइश पे मौजूद नहीं है। तो अच्छा, पुलिस ने बताया कि और किन किन बड़े वाक़यात में मुलविस है, कोई और बड़ा, जैसे ये मर्डर एक बड़ा एक क्राइम होता है, स्नैचिंग भी एक बड़ा क्राइम है, लेकिन उसमें किसी कत्ल कर देना और पूरा प्लान मर्डर करना, तो इसके ऊपर और भी ऐसे कोई मामलात निकले हैं इसके ऊपर? नहीं, कत्ल का तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ जो इस तरह की डकैती की वारदातें हैं उसमें काफ़ी मुलविस रहा है। जैसे ATM से मैंने बताया कि शहरी निकलते थे, उनको लूट मार करना, उनसे पैसे छीनना, और जो ये जहाँ की इसकी रिहाइश थी सरजानी में, वहाँ ये इन खातून के साथ काफ़ी टाइम से इन टच में था, मुँह बोला बेटा बना हुआ था, और उसने अपना जैसे ही देखा कि बड़ा ज़बरदस्त टाइम है वहाँ इससे कोई भी यहाँ पर नहीं आएगा, और उसने ये काफ़ी दिन रैकी की। और फिर मैं यही बात करूँगा कि जब भी आप अपने इलाके में आप किसी जानने वाले को वो दर्जा देते हैं, बेटे औलाद का दर्जा देते हैं या बहुत अजीज़ का दर्जा देते हैं, तो अच्छी तरह जान पटक कर लें, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि वो हो सकता है लोग आपके सामने अपने आप को बड़ा अच्छा पेश कर रहे हो, अपना बड़ा अच्छा रुख दिखा रहे हो, लेकिन उस रुख के पीछे क्या वजह है, वो क्यों आपके साथ इतने स्वीट हुए हुए हैं, तो वो उस पर ज़रा ध्यान रखिए। और वो क्योंकि ऐसे लोग घात लगाए बैठे होते हैं, जैसे उनका मौका मिलता है तो फिर वही काम करते हैं जो कि अरशद ने रुखसाना साहिबा के साथ किया। इसी के साथ ही मुकर्रम, कलीम और टीम इंकशाफ को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगला इंकशाफ।